स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस। ये जो मैं बताऊंगा ये आपको यूनिट वाइज बताऊंगा, ठीक है। ये लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हैं, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं पेपर में, ठीक है। देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा यूनिट वाइज। इसमें से मतलब कौन सी यूनिट में से कितने नंबर का आएगा, कौन से नंबर में से 2 नंबर का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा या 5 का आएगा, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट 1 है, इकाई 1, इसमें से आपका आएगा एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, ठीक है। टोटल आपका 5 नंबर का आएगा। शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 1 जो हमारा है स्थिर वैद्युत, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम उनको। पहला है, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। किसी आवेशित चालक के अंदर हमें क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है और विद्युत विभव बताना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, ठीक है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑब्टेन द एक्सपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द एक्सियल पोजिशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, कि गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्या है, गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है। क्या है, राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अगला है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी था और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या था, ऊपर जो अक्षीय स्थिति में था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। हमारे ऊपर क्या था, डेफिनेशन दोनों में सेम लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अक्षीय स्थिति में था, यहाँ पे क्या था, अक्षीय स्थिति में, और यहाँ पे क्या है हमारा, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। Obtain the expression for the intensity of the electric field in the axial position of the electric dipole। अब यूनिट फर्स्ट के बाद आते हैं हम यूनिट सेकंड पे, ठीक है। एक 2 नंबर का, एक 3 का, एक 3 का, मतलब 3 के 2, 2 का 1, ठीक है। टोटल 8 नंबर का, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम क्या है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ, राइट इट्स लिमिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए, ठीक है। राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अगला है, चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए, ठीक है। कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्ब के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है, ठीक है। क्या है, सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता क्या हो, समान हो, ठीक है। कंपेयर द रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 बल्ब्स ऑफ पावर 50 वाट्स, ठीक है। कितनी पावर है उनकी, 50 वाट्स, एंड 200 वाट्स इफ देयर
करेंट्स आर सेम, जिनका करंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा 5वां। प्रतिरोध तापमापी का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है। ठीक है, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 6 ओम। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 7 ओम है। अज्ञात ताप प्रतिरोध का मान 8 ओम है। तो अज्ञात ताप की गणना करनी है हमें। ठीक, किसकी गणना करनी है, अज्ञात ताप की। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 6 ओम। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस इज 7 ओम। अंडरस्टैंडिंग अननोन थर्मल रेजिस्टेंस एट ओम, कैलकुलेट द अननोन थर्मोमीटर। ठीक, क्या करना है हमें, कैलकुलेट द अननोन थर्मोमीटर। यूनिट 2 के बाद आती है हमारी यूनिट 3। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का, इसलिए इसमें से ज्यादा नहीं बताएंगे। इसमें से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। यूनिट 3 जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एन एम्पियर। ठीक है, बायो-सेवर्ट नियम क्या है, व्हाट इज बायो-सेवर्ट रूल या लॉ। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड यूनिट। ठीक है, राइट देयर क्वालिटीज। अब आते यूनिट 4। ठीक है, इसमें से 1 2 का 1 5 का टोटल 7 नंबर का। यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है विद्युत चुंबकीय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन क्या करना, फाइंड करना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट्स। ठीक है, अगला है स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है, राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ लेंज लॉ इज कंप्लीटेबल विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, राइट द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट द एंड्स ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। जो LCR परिपथ होता है उसका हमें वर्णन करना है। ये जो बिंदुएं लिखी हुई हैं इसके अनुसार। पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, ये आरेख लिखा है, तीसरा परिणामी वोल्टेज और चौथा प्रतिबाधा। ठीक है। डिस्क्राइब द LCR काउंसिल ऑन द बेसिक्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट, दूसरा फेजर डायग्राम, तीसरा है रेजिस्टेंस वोल्टेज, ठीक है, चौथा है इम्पीडेंस। ठीक, क्या है? इम्पीडेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा AC जनरेटर किसे कहते हैं? AC जनरेटर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला सिद्धांत, दूसरा नामांकित चित्र, तीसरा संरचना और चौथा कार्यविधि। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड AC जनरेटर? डिस्क्राइब AC जनरेटर ऑन द बेसिक्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। पहला प्रिंसिपल, सेकंड हो जाएगा हमारा लेवल्ड डायग्राम, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा वर्किंग। ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नामांकित चित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा परिणामन अनुपात का सूत्र, चौथा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, पांचवा ट्रांसफार्मर के प्रकार और छठवा है कोई दो अनुप्रयोग। वैसे आपको इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप यदि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इनमें से आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा, इसलिए हमने आपको एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है। तो आप ये जरूर कर लेना, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन। ठीक है। तो डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। यहाँ पे ये फॉलोइंग नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स। तो पहला नेम्ड पिक्चर, मतलब उसका पूरा नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, मतलब उसकी पिक्चर क्रिएट करनी है और उसके नेम लिखने हैं। ठीक है। दूसरा थ्योरी फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या है? थ्योरी फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर मोशन रेशो, एनर्जी डिस्पर्सन इन ट्रांसफार्मर, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये जो है ना ट्रांस यहाँ पे लिखा है और फार्मर यहाँ लिखा है। ठीक है। फिर NE2 एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस मतलब उसके कोई दो अनुप्रयोग। अगला है यूनिट 6। यूनिट 5 हमने नहीं दी है, क्योंकि उसमें से आपका जो पुराना कोर्स था उसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार। ठीक है। तो हम डायरेक्ट यूनिट 6 है क्या, जिसका नाम है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ठीक है। इसमें से एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का, मतलब टोटल 10 नंबर का आएगा आपको इसमें से। ठीक है, टोटल 10 नंबर का। तो आप इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि 10 नंबर बहुत होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों? हमें ये बताना है कि जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल ही क्यों होता है। वाई इज द डेंजर सिग्नल रेड। ठीक है। फिर अगला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है? तो ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड। ठीक है, मतलब कौन से मीडियम पर वो डिपेंड करता है। अगला है, उत्तल लेंस के लिए सिद्ध कीजिए कि। उत्तल लेंस के लिए हमें क्या सिद्ध करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, मतलब 1/f के बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जहां प्रतीकों का क्या है? सामान्य अर्थ है। ठीक है, मतलब फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस प्रूव दैट वेयर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ पे सिम्बॉल्स का मीनिंग क्या है? यूजुअल। अगला है, परस्पर संपर्क में रखे
दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, मतलब कोई दो पतले लेंसों का जब संयोग होता है तो उनके परस्पर संपर्क में फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, वो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको स्थापित करना है सूत्र को। ठीक है, तो एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ टू देयर आर्टिकल्स प्लेस्ड इन म्यूचुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए, यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये आपको इनमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा उसका आकार बताना है हमें। ठीक है, क्या है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 40 सेंटीमीटर की ही दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक क्या रखी है, वस्तु रखी हुई है। तो हमें दर्पण प्रतिबिंब के दर्पण से मतलब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण से उसकी दूरी बतानी है और उसका आकार बताना मतलब साइज बताना है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इज केप्ट टेल द डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, कितना है, 1.5 है। तो फोकस दूरी की गणना कीजिए। ये जो आपको जितने भी अभी ये क्वेश्चंस बता रहा हूं ये पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये सेंटीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, कैलकुलेट द फोकस डिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, फोकस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है एक पारदर्शक माध्यम मतलब पारदर्शक मतलब जिसके आर पार देखा जा सके का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण कितना 30 डिग्री है, तो हमें अपवर्तक कोण का मान बताना है कि कितना होगा। इफ द पोलराइजेशन एंगल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, क्या बताना है हमें, रिफ्रैक्टिव एंगल की वैल्यू बताना है। यूनिट 7 है आपकी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है निरोधी संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं। ठीक है, निरोधी मतलब रुका हुआ। व्हाट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। द्रव्य तरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, किसकी, द्रव्य तरंग की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। ठीक है, अगला है तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन किसे
कहते हैं? व्हाट इज थर्मल इमिशन। ठीक है, व्हाट इज थर्मल इमिशन। अगला है प्रकाश विद्युत सेल के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अगला है 6.0 मतलब 6.0 गुणित 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है? हमें क्या बताना है कि ये जो प्रकाश किरण पुंज होगी इसमें किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें बताना। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 into 10⁻14 hertz is produced by a laser. What is the energy of a photon in the light beam? ठीक है, यूनिट 8 है हमारी परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, एटॉम्स एंड न्यूक्लियस। 2 और 2 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 2 का टोटल इसमें से 4 नंबर का आएगा आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखिए। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द 5 स्पेक्ट्रल रेंजेस प्रेजेंट इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगला है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। ठीक, क्या है? परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटॉम? राइट द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन बाय हिम। ठीक है, अगला है बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखिए। राइट द डिजाइन्स ऑफ बोर मॉडल्स। ठीक है, क्या करना है हमें? बोर मॉडल की डिजाइन्स बतानी है। ठीक है, अगला है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगला नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर ही संभव है? व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन कॉल्ड? व्हाट इज द रीजन व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर? ठीक है, यूनिट 9 हमारी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, ये हमारे यूनिट 9 का नाम है। अब इसमें समझते हैं हम, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है NAND मतलब नैंड गेट की सत्यता सारणी बनाइए एवं समझाइए। ठीक है, इसमें से जो गेट वाले क्वेश्चन हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि गेट वाले क्वेश्चन लगभग आता ही है। ठीक है, 101% आपको आएगा ही एक क्वेश्चन। ठीक है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ठीक है, अगला है P तथा N प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन P एंड N टाइप कंडक्टर्स। ठीक है, अगला है PN संधि डायोड क्या है? PN संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति के रूप में समझाइए। ठीक है, अग्र मतलब आगे वाली। व्हाट इज PN जंक्शन डायोड? एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट इन PN जंक्शन। कैथोड एज फॉरवर्ड बियल्स।
ठीक है। अगला है दिष्टकारी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, डिस्क्राइब पीएन, ये डी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट किसे कहते हैं, और एंड, नॉट और नैंड गेट के संकेत एवं सत्यता सारणी बनाइए। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। ठीक है। मेक साइंस एंड ट्रुथ टेबल्स ऑफ और एंड, नॉट एंड नैंड गेट्स। ठीक है। इनकी क्या बनानी है हमें, नैंड गेट्स। अगला है नैंड गेट किसे कहते हैं, इसका संकेत बनाइए, सत्यापन सारणी लिखिए तथा निर्गत मान को तरंग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज नैंड गेट, मेक अ साइन फॉर इट, राइट द वेरिफिकेशन स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द आउटपुट वैल्यू एज अ वेव। ठीक है। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। लॉजिक गेट्स क्या है, और एंड व नॉर गेट के लिए संकेत, सत्यापन सारणी एवं बूलियन पद लिखिए। ठीक है। बूलियन पद मतलब बूलियन व्यंजक जो होता है हमारा। तो व्हाट आर लॉजिक गेट्स, राइट द सिंबल्स, वेरिफिकेशन टेबल एंड बूलियन टर्म्स फॉर और एंड नॉर गेट्स। ठीक है। इन सब के लिए हमें क्या बताना है, संकेत बताना, सत्यापन सारणी, बूलियन व्यंजक, ये सब हमें बताना है। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, इसमें हमने आपको फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हम क्लास लेकर आएंगे वो आपके लिए केमिस्ट्री की होगी, जिसमें हम केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं, और आपको ये फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा 12th में और कुछ भी मतलब अदर सब्जेक्ट में से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स से रिलेटेड समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो आज की क्लास है इसकी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो सके। आप तो अपना भला कर ही रहे हैं, साथ साथ उनका भी भला करें। धन्यवाद।